नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक को लेकर राज्य में घमासान है। छात्र संगठन पेपर को रद्द कराने की मांग कर रहा है। अनियमितता के आरोपों पर आयोग अध्यक्ष की अब सफाई भी सामने आ गई है। परीक्षा निष्पक्ष और कदाचार मुक्त होगा। आयोग अध्यक्ष का यह कहना है कि परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और कदाचार मुक्त हुआ है। पुख्ता सबूत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और फिर होगी जांच। क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए गए थे। छात्रों के पास कोई सबूत हो तो जरूर पेश करें, आयोग के अध्यक्ष का कहना है। तो पेपर लीक को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत तेज है। 21 और 22 सितंबर को उसकी परीक्षा प्रक्रिया बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी। हम लोग को अगले दिन पता चला कि पेपर लीक था और हम लोग एविडेंस जुगाड़ करके, बहुत सारे एविडेंस लेकर लोग आए। उस एविडेंस जुगाड़ करके हम लोग राज्यपाल के समक्ष एविडेंस प्रस्तुत करने गए थे, ज्ञापन सौंपने गए थे। और राज्यपाल ने कल हम लोग मिलने गए थे, राज्यपाल ने आज फिर बुलाया था और सारा सबूत और जो डिजिटल प्रूफ है वो सारा हम लोगों ने आज राज्यपाल को सौंप दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस अपने तरफ से जो प्रोसेस हो सकता है, जो प्रक्रिया हो सकता है, हम लोग करेंगे। क्या गड़बड़ी क्या हुई है? गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हो गया है। जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर पहले से ही उत्तर कुंजी बाहर आ गया है, आंसर की पहले बाहर आ गया है। लोगों के पास इसका प्रूफ है कि लोग आंसर लिख रहे थे, एग्जाम सेंटर के बाहर आंसर लिख रहे थे और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग एग्जाम शुरू होने से पहले की रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है और वही प्रूफ हम लोग राज्यपाल के समक्ष सौंपने गए हैं। अब क्या करना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि ये पूरी परीक्षा प्रक्रिया 21 और 22 तारीख की रद्द की जाए, क्योंकि ये निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, इसमें पेपर लीक हुआ है, तो इसको पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, पेपर लीक को लेकर लगातार राज्य में घमासान तेज है। छात्र संगठन पेपर को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं आयोग के अध्यक्ष का भी बयान आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में हालात तो यह होंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के वो चरितार्थ हो रहे हैं कि पहले पृथ्वी पर अंडे आ गया फिर गिर गया, ये पता नहीं चल पा रहा है। देखिए ये सरकार, राज्य सरकार ने इन पाठशालों में जितनी भी नियुक्तियां निकाली है, परीक्षाएं हुई है, उसमें से किसी न किसी रूप में गड़बड़ियां पाई गई है और झारखंड के लोगों जो छात्र हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में इन तमाम कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी, तमाम चीजें प्रबंध के बावजूद साफ तरीके से मुख्यमंत्री सीएम ने सीजन की परीक्षा ली थी और उन्होंने साफ तरीके से सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर अनियमितता या फिर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन वैसे नहीं जो है, अब हाल फिलहाल में 2021 को राज्य में जो सीजन की जो परीक्षा ली गई किसी भी प्रकार से लीक हो गई। देखिए छात्र का मानना है कि प्रश्न पत्र जो है एग्जाम के पहले 2 घंटे पहले लीक हो गए। हालांकि इसको लेकर के वो साबूत और दस्तावेज जो है लगातार राज्य के राज्यपाल महोदय से दिया है। इस पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसे भी ये सारी एविडेंस दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर के कल ही जेसीसी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये साफ तरीके से कहा है कि पारदर्शिता के साथ यह राज्य परीक्षा ली गई है और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी छात्र के पास एविडेंस है या साबूत है तो वो हमारे पास भेजें और हम इस पर जांच करेंगे। हालांकि देखिए इस पर साफ तौर से सफाई अपने चेयरमैन ने कहा है कि हम जिस सेंटर में परीक्षा लीक की बात हुई है अब उस सेंटर पर अपने टीम को भेज करके हम जांच कराएंगे। अब देखना पड़ेगा कि जो अब इसके बाद जो है जैसे की कार्रवाई अब किस तरीके से लेती है या फिर राज्य सरकार किस तरीके से लेती है, देखने वाली बात होगी। जिस तरह की बिल्कुल अजय, छात्रों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है, राज्यपाल ने क्या कुछ कहा? देखिए राज्यपाल ने साफ तरीके से कहा है कि जो संवैधानिक तरीके से होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। आपके पास जो भी एविडेंस है वो जो मुझे उपलब्ध करवा दे, सीडी के माध्यम से, दस्तावेज के माध्यम से, हम सरकार को इसके लिए कार्रवाई के लिए लिखेंगे। अब देखना पड़ेगा कि अब ये राज्यपाल महोदय आप जिस प्रकार से सरकार को उन्होंने कहा है कि जो भी होगी उचित कार्रवाई होगी और अगर जरूरत पड़ी तो परीक्षा के रद्द भी की जाएंगे। लेकिन आप देखिए विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जांच की कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जितनी तेजी से तरीके से
ये परीक्षा की जो पिछले बार जून जुलाई में परीक्षा जो हुई थी और तो उसके बाद मामले गड़बड़ियां हुई थी, उसके बाद 4-3 महीने के बाद राज्य सरकार ने फिर पुनः परीक्षा लिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में तो चुनाव है और ऐसे में जांच की प्रक्रिया मुझे लगता है कि राजनीतिक शगुफा के रूप में ही देखा जा सकता है। बिल्कुल अजय, छात्र के पास कौन कौन से वो सबूत है जिनके आधार पर वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है? देखिए इसमें जो छात्र हैं वो कह रहे थे कि जो व्हाट्सएप के जरिए जो है वो प्रश्न पत्र सामने आए थे, जो एग्जाम के बाहर जो खड़े थे वो अपनी कतार अपनी बारी से इंतजार करते, वैसे में कुछ छात्र जो है वो अपने मोबाइल पर जो क्वेश्चन है जो नोट कर रहे थे, वैसे में नोट करने के बाद ये सारी चीजें सामने आई है और उनकी लगातार मांग रही है कि जो प्रश्न जो नोट किया वो प्रश्न पत्र वही पूछे गए जो उन्होंने परीक्षा के पहले वो उन्होंने नोट किया था। तो इससे साफ संदेश जाहिर क्या है कि किसी प्रकार की जो परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वो लीक किया गया। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो परीक्षा हुई और अब पेपर लीक को लेकर सियासत तेज है। खबरें बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव में टूट जाएगी राहुल अखिलेश की जोड़ी। हरियाणा महाराष्ट्र का बदला यूपी में लेगी सपा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा ने ठोका था दांव। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा। अटकलों का बाजार गर्म है कि उत्तर प्रदेश में यूपी के दो लड़के फिर से अलग अलग राहों में नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने दांव तो ठोका था लेकिन उसे सीट नहीं मिली। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। कांग्रेस ने भी 5 सीटों की मांग की है। सपा ने कांग्रेस का ये प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है। सपा ने तर्क भी दिया है यूपी में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये तर्क है और कांग्रेस ने सभी 10 विधानसभाओं में नियुक्त किए गए प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस के द्वारा 5 सीटें मांग रही है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि कांग्रेस का जनाधार मजबूत नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में इन 2 यूपी के लड़कों ने बाजी भी मारी थी। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने खेमे में लाने में सफल रही और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी तर्क दे रही है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। वहीं 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले ये सियासत तेज हो गई है। गठबंधन टूट सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें फिर से अलग हो सकती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब दोनों अलग अलग मंच पर फिर से नजर आएंगे। तो लोकसभा चुनाव में दोनों ने ही कमाल कर दिया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को खूब उठाना भी पड़ा। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि अब दोनों का गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अलग अलग होंगी। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सीटों की मांग की जा रही है और अभी तक जितने भी मांगे की गई उसे पूरा नहीं किया गया। ऐसे में 5 सीटें फिर से मांग रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं लेकिन कांग्रेस की इस मांग पर अब समाजवादी पार्टी ने तर्क दिया है कि कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, जिसके बलबूते पर इस तर्क के बलबूते पर समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें देने से इनकार कर दिया। और अब आलम यह है, सियासत के गलियों में ये खबरें हैं कि दोनों के बीच जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग फिर से नजर आएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 सीटें मांगी गई थी लेकिन वो भी कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई। अब हरियाणा विधानसभा में समाजवादी पार्टी मात्र कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन दे रही है। 5 सीटों की मांग पूरी नहीं हो पाई। अब यही हालात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है लेकिन जनाधार को कमजोर बताते हुए समाजवादी पार्टी ने उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। रमन, खबरें आ रही है कि कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी की राहें फिर से अलग हो सकती है। यूपी के 2 लड़के फिर से अलग अलग नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी? श्रुति, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती हुई और दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़े और उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया जो सियासत के इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए इंडिया गठबंधन की सीटों को ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जब जीत, उस समय गठबंधन की जीत हुई उत्तर प्रदेश में, दोनों को काफी सीटें मिली। उसके बाद से ये माना जाने लगा कि अब दोनों जो दल हैं वो मिलकर 2027 की तैयारी में लग जाएंगे। चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों के बयान से लगता था कि जोड़ी 27 तक ऐसे ही कायम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते और कुछ महीने बीते, उसी के साथ आ गया हरियाणा चुनाव और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो आने वाला है। और जैसे ही ये दोनों चुनाव आए, दोनों के बीच में फिर बातचीत चलने लगी दोनों दलों के बीच में, और फिर जो राहें हैं वो थोड़ी थोड़ी मन में एक दूसरे को लेकर खटास आने लगी। आपको बता दें कि चाहे माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस से गठबंधन किया है वो लोकसभा में जीतने के लिए किया था, साथ ही अपनी पार्टी को जो उन्होंने 17 सीटें दी थी वो इसलिए दी थी कि वह कांग्रेस से बाकी प्रदेशों में सीटें लेकर अपनी पार्टी का विस्तार कर सके। ऐसे में जब हरियाणा का चुनाव आया, जहां पर समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट बैंक, यादव वोट बैंक माना जाता है, हरियाणा में काफी तादाद में है, ऐसे में अखिलेश यादव को यह भरोसा था कि कांग्रेस उन्हें वहां पर कुछ न कुछ सीटें देगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 सीटें मांगी गई। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें सीटें देने से इनकार कर दिया और लास्ट में समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बाहर से समर्थन दे रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था भाजपा को हराने के लिए सीटें मायने नहीं रखती, लेकिन अखिलेश यादव हरियाणा को बचाने या फिर कितना गंभीर है ये इससे पता लगता है कि अखिलेश यादव हरियाणा में प्रचार करने नहीं गए, बल्कि इस समय वो बाहर विदेश में घूम रहे हैं। वही बात रही कांग्रेस से मनमुटाव की, तो जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस 5 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। जो सीटें 5 भाजपा की थी उसमें भी कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस 3 से नीचे मान नहीं रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने, जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कहा कि आपका यहाँ जनाधार नहीं है, वैसे ही समाजवादी पार्टी का जो आला कमान है उसने भी कांग्रेस के नेताओं को यह कहा कि आपका इतना जनाधार नहीं है कि आपको 4, 5 या 3 सीटें दी जा सके। इसलिए अब दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ ही दिन लोकसभा चुनाव में बीते हैं, इसलिए माहौल बनाने के लिए अभी दोनों दलों के बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं दोनों दल, जिस तरीके के दोनों दूरी बना रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे में लगता नहीं है कि 2027 तक ये जोड़ी चल पाएगी। अभी तो बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक की सिमटी है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र में जहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक भी अबू आजमी रहते हैं, माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी लगभग 10 सीटों की मांग कर सकती है, जबकि महाराष्ट्र पहले से ही जो गठबंधन, वहाँ विपक्षी दल का गठबंधन है वो बहुत बड़ा है और वहाँ पर जो 3 मुख्य दल हैं वो वहाँ पर प्रभाव रखते हैं, चाहे शरद पवार का गुट हुआ, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हुई और चाहे कांग्रेस हुई। ऐसे में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को वहाँ पर एडजस्ट करेगा गठबंधन, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव था, तब भी समाजवादी पार्टी की बात मध्य प्रदेश कांग्रेस से चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये कहा था कि अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का एमपी में कोई जनाधार नहीं है। हालांकि बाद में जब गठबंधन यूपी में हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, तो अखिलेश यादव ने कई बार इस पर
को लेकर तंज भी कसा और बाद में बिल्कुल कहा। रमन, खटास साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दोनों साथ आए, दोनों ने कमाल भी कर दिया। अगर दोनों अलग होते, अगर पार्टियों के बीच जो गठबंधन है वो टूट जाता है, तो क्या कुछ इसका असर होगा और किसे फायदा? बिल्कुल, अगर गठबंधन टूटता है या फिर दोनों दलों में दूरी होती है तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों को होगा, क्योंकि ये दोनों दल हैं जिसकी विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती है। ऐसे में अगर सेम विचारधारा के दो दल अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने मैदान में उतरते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस कांग्रेस को ये कहा जाता था कि उसका कुछ भी जनाधार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रचार किया, बिल्कुल रमन, अभी तो मनमुटाव की खबरें हैं, महज कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की पार्टियां फिर से अलग हो सकती है, दोनों की राहें अलग हो सकती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दोनों फिर से जुदा होते हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में जहां एक तरफ सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आई, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने फैक्ट्री में हुए अग्निकांड और ज्वलनशील एलपीजी गैस के इस्तेमाल को लेकर कहा कि फैक्ट्री मालिकों पर मानव वध की धारा में कार्रवाई होनी चाहिए। तो मौत की भट्टी में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जलकर खाक हो गए हैं। अब इस पर सियासत भी तेज है, तो वहीं अब कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल कई हैं, सबसे अहम सवाल मालिकों पर ही है और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जानबूझ के हुआ। तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर कार्रवाई को लेकर अब अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत सहूलियत देने जैसी बात कही गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। गौरव, बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ, लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि मालिकों को सहूलियत दिया गया, मालिकों के वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए श्रुति, आपको बता दूं कि जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई, 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ ऐसे मजदूर आज भी हैं जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। और इसके बाद जिम्मेदारों ने लापरवाही भरा रवैया हमेशा से अपनाया था, जिसके चलते ये घटना हुई। लेकिन अब खाना पूर्ति करते हुए नजर आए, क्योंकि फैक्ट्री में सीजिंग की कार्रवाई की गई और जिस तरीके से अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार ने एक एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर में उन्होंने ये मेंशन करा है कि जब भी विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे, गेट कीपर ने कभी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और ये कहा गया कि फैक्ट्री बंद है। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी के चलते ही ये फैक्ट्री संचालित थी, गेट कीपर ने उन्हें कभी अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, बीएनएस की धाराएं जो लगाई, उसमें कहीं ना कहीं 7 साल से कम सजा का प्रावधान था, जिससे सीधे तौर पर इस पर सवाल भी खड़े होने लगे और ये कहा गया कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसमें मानव वध के हिसाब से जो धारा लगनी चाहिए, जो बीएनएस की धारा 105 है, जिसके तहत कम से कम फैक्ट्री मालिकों की मुश्किलें बढ़े, उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा जो हो वो मजबूत हो। क्योंकि जिन परिवारों के लोग चले गए, बताया यह भी जा रहा है कि इन मृतक मजदूरों में 2 मजदूर ऐसे नाबालिग थे जो पहले ही दिन अपने परिवार की मजबूरी के चलते वहां कमाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मजबूरी मातम में बदल जाएगी ये ना परिवार के लोगों ने सोचा था, ना उस नाबालिग मृतक मजदूर ने सोचा था। हालांकि एसपी ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई और जो जांच अधिकारी को निर्देशित किया कि गहनता से जांच हो, जिन तथ्यों को देखा जाए उस आधार से इस पूरे मामले में धाराएं बढ़ाई जाएं। तो जो जांच अधिकारी हैं देवेंद्र पाल, उन्होंने धारा 326 बढ़ाई है इस पूरी घटनाक्रम में अभी, जिससे कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिकों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि इस धारा के आधार पर 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। ये जांच अधिकारी ने अपनी कार्रवाई के दरमियान धारा बढ़ाई है, लेकिन अग्निशमन विभाग पता ये चला कि यहाँ पर बालश्रम हो रहा था। जब नाबालिग मजदूर वहां काम कर रहे थे
तो श्रम विभाग क्या कर रहा था, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई? नाबालिग एक्ट नहीं लगाया गया, प्रदूषण की एनओसी वहां नहीं थी, फायर की एनओसी वहां नहीं थी। तो तमाम वो जिम्मेदारी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की बनती थी, जिस पर लापरवाही भरा रवैया अपनाया गया, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा अधिकारियों पर और मालिकों पर इस तरीके से लापरवाही का ये पूरा मामला भी सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रामगढ़ में विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत के अंदर भक्ति से शक्ति की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, गुरु नानक देव जी भक्ति के उस पराकाष्ठा का नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जी इस भक्ति से पनपी हुई शक्ति का एक तेज था। याद करिए, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया। और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी, तो बहनों और भाइयों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनवा दिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए ना उन लोगों का। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, बाल दिवस उनकी मृत्यु में मनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने लेकिन मोदी जी ने बाल दिवस की तिथि तय करके पूरे देश के अंदर 4 साहबजादों की स्मृति को जीवंत बनाने का काम किया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2020 में बाल दिवस के कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास में एक आयोजन होता है और वह आयोजन बाल दिवस का होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को हम समर्पित उस बाल दिवस के कार्यक्रम को हम आयोजित करते हैं। सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। आपके पास जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस के वो तमाम बातों को जनता को याद दिलाई है कि किस तरीके से आज कांग्रेस ने, पीडीपी ने और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। होटल ढाबों पर नेम प्लेट मामलों में बोली है मायावती। मायावती ने सरकार के आदेश को चुनावी राजनीति बताया है। नेम प्लेट से मिलावट का धंधा बंद नहीं होगा। धर्म की आड़ में राजनीति का दोषी कौन? होटल ढाबों पर नेम प्लेट का यह आदेश योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसको लेकर मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। नेम प्लेट को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 2 पोस्ट मायावती के द्वारा किया गया है। योगी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और नेम प्लेट की आड़ में राजनीति चमकाई जा रही है। राजनीति का दोषी कौन है? नेम प्लेट से क्या मिलावट का धंधा बंद होगा? इसको लेकर भी सवालिया निशान मायावती ने पैदा किया है। तो मायावती ने पोस्ट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। होटल ढाबों पर नेम प्लेट मामलों पर अब मायावती का भी पोस्ट
ये एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और उसके बाद योगी सरकार को घेरती हुई मायावती नजर आई है। लगातार मायावती सक्रिय है और अब नेम प्लेट को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।